के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपनी श्रृंखला का पहला कार्यक्रम शुरू करते हुए प्रशंसित अनुभव कर रहे हैं। हम ऐसे विशेषज्ञों को आपके बीच ला रहे हैं जिन्होंने जनता के लिए कुछ करने की प्रतिज्ञा ले रखी है और जनता का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहले डॉक्टर सार्थक सिद्धपरा, MS Gynec laparoscopic surgeon, female cancer expert, and Dr. Anjali Sidpara, MS Gynec gold medalist, high risk delivery expert. Over to you, doctors. आपके लिए काफी क्वेश्चंस आए हैं पूरी दुनिया भर से। भोपाल कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी, आप कृपया करके जनता को बताएं कि क्या है ये। पूरे दुनिया भर से, जैसे कि भोपाल, हैदराबाद, हर जगह से, गुजरात, भुज, ये हर जगह से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, आर प्रेग्नेंट वुमेन आर मोस्ट ससेप्टेबल टू COVID-19 और एट हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ COVID-19? हाई रिस्क। So can you repeat the question? Yes. Are pregnant women more susceptible to COVID-19 और एट हायर रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ COVID-19? यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल है COVID-19 के होने के चांसेस से, या तो फिर उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? Okay, so overall, if we see, we compare pregnant woman with a non-pregnant woman, the chance of getting COVID infection is not different in both of them. दोनों का कोविड होने का चांस सेम रहता है. Pregnancy per se is not a risk factor to get extra susceptible to COVID. But if that patient gets a COVID, then that may result in a severe disease. क्योंकि pregnant lady is actually, there are two bodies in one single lady, right? So the demand on physiology is higher. So the disease is likely to be more serious. That is the only message that I want to give. धन्यवाद. So it has been seen till in our experience, it has been, if she gets COVID, she is more likely, pregnant patient is more likely to get hospitalized, more likely to be on oxygen and more likely to go on ventilator. Although mortality में कोई फर्क नहीं होता, डेथ में कोई फर्क नहीं, डेथ सेम है रेट, लेकिन सीवियर डिजीज होने का चांस ज्यादा है. दूसरा प्रश्न, does COVID-19 increase the risk for pregnancy complications? उसी के अकॉर्डिंग ये दूसरा क्वेश्चन भी यही बताया है कि does COVID-19 increase the risk for pregnancy complications? COVID-19 इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं होने वाले, ज्यादा नहीं होते. बट द थिंग कि COVID-19 इन्फेक्शन से प्रीटर्म बर्थ, मतलब अधूरे महीने में डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा होता है, ये इट इज मोर ऑफ बिकॉज कि अगर जो कोई सिवियर इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है और वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है, ऐसा कुछ है, तो उसके कारण ऐसा हो जाता है कि फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोनटोलॉजिस्ट सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि ये डिलीवरी को टर्मिनेट करना है या क्या करना है. उसका मोड डिसाइड नहीं होता. इट कैन बी ईदर वजाइनल डिलीवरी आल्सो और सिजेरियन डिलीवरी आल्सो. और मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ते हैं कि नहीं है, उसके ऊपर अभी तक एविडेंस. To give a clear message to everybody, COVID in pregnancy per se does not increase chances of miscarriage, does not increase chances of congenital anomalies. मतलब कि कोविड होने से पेशेंट को अबॉर्शन होने का चांस बढ़ता है, ऐसा भी नहीं देखा गया है. कोविड होने की वजह से बच्चे पे हार्ड असर होती है या मोटापन हो सकती है, ऐसा भी नहीं देखा गया है. और कोविड की वजह से ये जरूर देखा गया है कि पूरे टाइम से पहले डिलीवरी करने की आवश्यकता जरूर हो सकती है. वो क्योंकि कोविड के लिए हमें पेशेंट को बचाने के लिए वो इंटरवेंशन करना पड़ता है, या फिर वो डिजीज प्रोसेस की वजह से लेबर में जा सकता है पेशेंट. ये दोनों रीजन. तीसरा प्रश्न, does COVID-19 cross the placenta?
क्या वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है? अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोविड हो चुका है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या चांसेस है कि वो प्लासेंटा क्रॉस करे इन्फेक्शन? Again, the COVID virus, in lot of studies have been done in US and by WHO, उन्होंने ये पाया है कि बच्चे में कोविड ट्रांसफर नहीं होता। जो वायरस होता है वो मदर में ही रहता है। That virus does not cross the placenta to infect the baby. तो अभी तक ऐसा एविडेंस, हालांकि क्लियर कट हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन टिल नाउ the samples which have been taken from the pregnant uterus have not shown this virus. तो वो ट्रांसफर नहीं होता है, यही हम अभी तक मानते हैं। Are COVID-19 vaccines are safe for pregnant women and women planning for pregnancy? Yeah. So now there are two questions in one question here. One is whether vaccine is safe in pregnancy. This is a question for which we will give an elaborate answer. Vaccine per se, we have many types of vaccine. If we classify the vaccines, we have mRNA vaccines. We have mRNA vaccine, मतलब कि जो वायरस पार्टिकल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल से ही वैक्सीन बनाया हुआ, जो मतलब इंजेक्शन में ही वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो अवेलेबल है वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, वो अमेरिका में है। हमारे कंट्री में जो 3 वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी आने वाली है। कोविशील्ड वैक्सीन इज वायरल एडिनोवेक्टर वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस होता है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। वो एडिनो वायरस के ढांचे में ही कोविड का एक प्रोटीन डाल देते हैं इंजीनियरिंग करके, और उसको हम इंजेक्शन में डाल देते हैं, तो बॉडी को कोविड का प्रोटीन एक्सपोज होता है और उसके अगेंस्ट में रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप होता है। लेकिन ये जो वायरस का ढांचा है वो रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए डिजीज नहीं होता। ये कोविशील्ड की बात हो गई। अभी कोवैक्सीन क्या है कि इट इज एन इनएक्टिवेटेड कोविड वायरस। तो जो वायरस की प्रजनन शक्ति है, मतलब कि वो रेप्लिकेट करने की जो क्षमता है वो उससे छीन ली जाती है और उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, एंड दैट अगेन इज इनकेपेबल ऑफ causing a disease, but it can induce immunity in the patient. तो ये, और स्पुतनिक वी इज अगेन सिमिलर टू कोविशील्ड, एडिनोवेक्टर एडिनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन. So now, since the vaccine is not going to replicate, वो प्रजनन नहीं करने वाला है, तो डिजीज नहीं होने वाला है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग क्लासिकली क्या बोलते हैं कि लाइव वैक्सीन जो होता है, कुछ वैक्सीन लाइव वायरस की वैक्सीन होती है, वो नहीं देनी। लेकिन कोविड की कोई भी वैक्सीन लाइव वायरस की वैक्सीन नहीं। लेकिन द ओनली रीजन दैट प्रेगनेंसी हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ कैंडिडेट फॉर वैक्सीनेशन इज बिकॉज इट इज द डेटा इज स्टिल नॉट देयर। हमारे पास डेटा नहीं है, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है, एंड मे बी इन अ फ्यू मंथ्स दे विल कम विद approval of giving vaccination in pregnancy. So as of now, if we talk scientifically, vaccines mostly will be safe in pregnancy. They won't be any different from other patients, but गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है। अमेरिका में जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है उनको तो अप्रूवल हो गया है एंड दे हैव स्टार्टेड गिवन इन प्रेगनेंसी। हमारे भारत में अभी वो स्टेज नहीं आया है, लेकिन आई थिंक इन अ फ्यू मंथ्स दे विल कम विद द अप्रूवल। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज, is this vaccination is safe for women who are planning pregnancy? Yeah. So definitely any woman who is planning a pregnancy has to take this vaccine. That is what I will tell them, give the message कि वैक्सीनेशन
करने के बाद ही प्लान करें तो ही अच्छा, एंड इट इज एब्सोल्युटली सही. Is maternal COVID-19 is an indication for cesarean delivery? I think the person is going to ask कि अगर मदर COVID-19 इन्फेक्टेड है तो क्या इसके चांसेस सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मदर कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसको सीजन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मोस्ट ऑफ मदर विल हैव अ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19. वो लोग जनरली क्वारंटीन रहते हैं और जो भी है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट जो भी करने हैं अपने गायनेक के साथ मिलके दे विल डिसाइड एंड फीटल मॉनिटरिंग होगा वगैरह होगा. ठीक है, माइल्ड डिजीज है तो उसमें टर्मिनेट कर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करना ऐसा जरूरी नहीं. अगर सीवियर डिजीज है तो कोलैबोरेटिव डिसीजन रहेगा. फिजिशियन रहेंगे, गायनेक रहेंगे, नियोनेटोलॉजिस्ट रहेंगे, इंटेंसिविस्ट रहेंगे, सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके मदर को कुछ फायदा या बेनिफिट होगा कि नहीं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. मोस्ट ऑफ टाइम जब कोई मदर वेंटिलेटर पे रहती है तो उसको ऐसा होता है कि मदर को बचाने के लिए दे माइट प्लान फॉर सिजेरियन डिलीवरी. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती. दूसरा एक और चीज ये होता है कि कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और उनको कोविड होता है तो वो ये ना समझे कि अभी मेरा डिलीवरी होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. That the decision of whether to terminate the pregnancy immediately will rely on how severe is the disease and वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से मदर को कुछ फायदा होता है कि नहीं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. एंड दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी डिसीजन which is taken not only by a gynecologist but in combination with the critical care physician and neonatologist also. जो हमारा टारगेट होता है सीवियर कोविड में प्रेगनेंसी को मान लो किसी में इमीडिएट सिजेरियन की सलाह देनी पड़ती है तो उसमें हमारी प्रायोरिटी मदर रहती है ऑलवेज. अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है कि भाई मदर को बचा ही नहीं सकते हैं, चलो तो बच्चे को बचाने के लिए कर दिया तो वो एक अलग बात है. बट 99.99% केसेस में मदर इज द प्रायोरिटी टू टच दिस. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द क्लियर मैसेज इज कोविड हो गया तो सिजेरियन करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Should mothers with COVID-19 be separated from their baby? And with this question, I want to add one more question, which is related to this. Can breast milk transmit COVID-19? ब्रेस्ट मिल्क में ट्रांसमिट और दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सॉरी. Should mothers with COVID-19 be separated from their baby? Okay. So this brings to us कि भाई किसी को कोविड हुआ, डिलीवरी हो गया and now they have to breastfeed and the mother is COVID positive, so naturally हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए. तो मदर को अगर ब्रेस्ट फीड करना पड़ेगा तो बालक को पास में लाना पड़ेगा. देन इज इट सेफ? तो in this question WHO says, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे अतिरिक्त फायदे होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना चाहिए. ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू कंटिन्यू, बट इवन दो डिस्टेंस नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट हैंड वॉशिंग एंड मास्किंग कर सकते हैं. द मदर हैज टू वेयर द मास्क, द मदर हैज टू क्लीन हर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, द मदर हैज टू क्लीन हर ब्रेस्ट आल्सो विद सोप एंड वाटर, एंड देन शी कैन डू द फीडिंग सेशंस. जैसे ही फीडिंग सेशन खत्म हो जाता है, then mother and baby have to maintain a distance of 6 feet, and I think that is a reasonable recommendation by WHO,
क्योंकि हमारे कंट्री में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने से बालकों की ज्यादा मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बॉटल फीडिंग से एक तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है बालक को। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें बहुत सारे जरूरी एंटीबॉडीज होती हैं जो बालक की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। अभी चाइल्ड को भी डिजीज एक्वायर ना हो उसके लिए उसको खुराक मिलना जरूरी है। सो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड, इसलिए मदर्स मिल्क हैज टू गो टू द चाइल्ड, दैट इज वन थिंग। एंड बॉटल फीडिंग में अगर बॉटल को ठीक से क्लीन नहीं किया तो तुरंत दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है और बच्चा ऐसे ही उसका मृत्यु किसी और कारण से भी हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू कंटिन्यू। अगर मदर इज एंशियस अबाउट नॉट फीडिंग द बेबी, then what she can do is express breast milk, जैसे कि वो किसी कटोरे में ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके फिर then somebody can feed the baby with a spoon. That can also be done. That is also a reasonable decision. But breast milk देना चाहिए। And the second part of the question कि breast milk से क्या कोविड वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, तो नहीं, अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि वो ब्रेस्ट मिल्क में कोविड वायरस से ट्रांसमिट हुआ और बच्चे को पॉजिटिव आया, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है। रादर अगर कोई भी मदर को 7 दिन से ज्यादा कोविड हो गया है तो उसमें एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो जाती है, मदर की एंटीबॉडीज तो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, तो बच्चे को भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत कोई पेशेंट एंशियस है और उनको ब्रेस्ट मिल्क अवॉइड करना है तो 10 दिन तक अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी सिम्टम के 10 दिन में वायरस इनएक्टिवेट होगा तो 10 दिन तक फॉर्मूला फीड कर सकते हैं एंड देन दे कैन स्टार्ट ब्रेस्ट। The next question: How long should mother-baby precautions at home continue after recent infection? Infection, जैसे I already answered it, once the mother is positive, then after 10 days of the symptom, the virus is going to go out of the body or get inactivated in the body, so it won't be transmitted. तो 10 दिन के बाद वो जो है डिस्टेंसिंग को वो तब तक आइसोलेट कर सकते। Next question. और अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है जैसे हॉस्पिटलाइज है तो 20 दिन होता है। ये सिम्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज घर पे ही है तो 10 दिन। Next question: Can pregnant and postpartum women with COVID-19 can take NSAIDs and acetaminophen? Yes, they can take NSAIDs and paracetamol. Our recommendation is that they should always take paracetamol in preference to NSAIDs because fever का issue रहता है तो fever के लिए paracetamol is better. NSAIDs are usually not considered safe in pregnancy. तो अगर लेना भी है तो 2 दिन तक ले सकते हैं, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। And avoid it first trimester. How to get pregnancy fast? I think the viewer want to know what is the safe period. Okay. Explain what the ovulation cycle is. Actually, in each and every menstrual cycle, there is chances of being pregnant is just a 10 to 20% only. Naturally, I'm talking about natural conception. तो actually the thing is कि जब भी आपको pregnant होना है तो it should be a ovulatory period. जब आप try करें तो what is the ovulatory period? आपकी menstrual cycle regularly 28 to 30 days की होती है, उसमें जो day 14 होता है तब ovulation होता है, तब जो अपना अंडकोश है वो अंडाशय से निकलता है और उसके बाद में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो डे 12 टू डे 18 जो पीरियड है, जो 5 से 7 दिन का पीरियड है, तब आप ट्राई करोगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज्यादा है। बाकी नेचुरल कंसेप्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी रहने का चांसेस 10 to 20% ही रहता है। सो यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इसकी कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी फास्ट नहीं होती है, बिकॉज दैट स्ट्रेस कैन हैम्पर प्रेगनेंसी। यस, स्ट्रेस में प्रेगनेंसी नहीं होती, स्ट्रेस से प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। Next question. Are COVID-19 vaccines are safe for breastfeeding women? यस, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल हुआ है। इन लोगों ने रिकमेंड किया है कि जो भी लैक्टेटिंग मदर है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, वो डेफिनेटली कोविड वैक्सीन ले सकती है। एब्सोल्युटली सेफ एंड हर औरत को डिलीवरी के बाद तुरंत वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। As soon as it is feasible to go to vaccination center. उसमें वैक्सीन होने की वजह से ब्रेस्ट मिल्क में कोई वैक्सीन की आड़-असर नहीं होती है। बच्चे को फायदा होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती है वो ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट होती है, तो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। Next question. How to maintain good immunity in pregnancy? Do double marker and quadruple marker tests are important? Maintaining good immunity in pregnancy or otherwise is not different. There are some golden rules that one should follow. Number one is regular sleep, at least 8 hours a day. Number two is stress-free life. Number three is regular food intake and adequate and balanced diet intake. Nutritious food intake. And one can take supplements if one is not able to take good diet due to any reason, कि कोई एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है या एक्सेट्रा, तो विटामिन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट, जिंक इज इम्पोर्टेंट, विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट, बट सब कुछ पर्याप्त मात्रा में लेना है। नथिंग इन एक्सेस, नथिंग इन लेस क्वांटिटी। दैट इज द बेस्ट इम्यून बूस्टर। एंड रही बात double marker, quadruple marker, this question again is not related to COVID, but okay, I'll answer this in 2 minutes. Double marker and quadruple markers are done to screen for possibility of Down syndrome in the baby, and these tests, if available, should be done, but they have to be interpreted in the correct sense. तो अगर टेस्ट कराया है तो एक अच्छे काउंसलर या अच्छे डॉक्टर से उसका मीनिंग भी जानो कि वो टेस्ट का क्या मतलब, then you can go for the test. Any woman who is above 35 years of age has to definitely go for the test. Below the age of 35, plus minus. Okay. Next question. I had 6 weeks, no growth and development in baby, and heartbeat also not present. Now, how should I plan for pregnancy and when to avoid this in future? Again, this question is not related to COVID, so we have to answer this. This is a condition which is known as missed abortion. Missed abortion क्यों होता है? Because there are genetic reasons and various other reasons. मतलब maternal age अगर ज्यादा है तो भी हो सकता है, genetic reason भी हो सकता है। वापस होने का चांस कम रहता है, तो रूटीन प्रीनेटल केयर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल है उनसे कंसल्ट करके, अबॉर्शन हुआ है उसके बाद एक से 3 महीने का गैप लेके विटामिन सप्लीमेंटेशन फॉलिक एसिड के रूप में लेने के बाद फिर वो कंसीव करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वापस ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और आमतौर पे ऐसा कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होना का चांस 15 से 20% रहता है, किसी में भी हो सकता है। Next question. My age is 28. 20 days back,
I am tested positive. Shall I plan for pregnancy after I recovered from COVID, or shall I take a gap of 2 or 3 months? Hello, I'm there. Yes. I think the connection was. Hello. Am I audible? Yeah. So can we yeah. Yeah. 28 years old and she is positive, 20 days back. COVID positive. Yes. So she wants to ask, shall I plan for pregnancy after I recovered from COVID, or shall I take gap of some months? She can plan, She but can plan. depends on her condition. Condition. कोविड के बाद बॉडी एक्स रह जाते हैं या अगर उनको एसिम्प्टोमेटिक डिजीज था या माइल्ड डिजीज था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था एंड नाउ शी इज टोटली रिकवर्ड, शी कैन डेफिनेटली प्लान. Always recommended to get vaccination even after COVID. कोविड होने के बाद एटलीस्ट 1.5 या 2 महीने रिकवरी 1.5-2 महीने के बाद वैक्सीन लेना चाहिए and then she should plan. That is the recommendation. कि कोविड एक बार हो गया तो दूसरी बार भी हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी 3 महीने तक रहती है, तो वैक्सीन होना जरूरी है. Next question. Is it safe to take vaccine during pregnancy? Yes. Hello. Yeah. Am I audible now? Yes. The next question is it safe to take vaccine during pregnancy? I think we already answered the question. And what complications come after pregnancy? What can women do for natural birth? This question is again not related to COVID, but this is the general question what person wants to know. तो प्रेगनेंसी के बाद ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता है. व्हाट आई डोंट आई थिंक द क्वेश्चन इज अनक्लियर. वी कैन स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Is it safe to plan within a month or 2 as per the pandemic situation? If pandemic situation, the recommendation is अगर प्रेगनेंसी का कोई अर्जेंसी नहीं है, then always get vaccinated. Vaccinated first and then plan the pregnancy. वैक्सीन होने के बाद वो प्लान कभी भी कर सकते. And that is a personal choice of the couple. Okay. And another question is, how about a cancer patient who is COVID positive but pregnant, and what can be the complications for them? Yeah, so cancer as per it comes in the high risk category of getting COVID and having a severe COVID. So if she is अगर उनको कोविड होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, फिजिशियन की सलाह लें, कैसे क्या करना है, बी विजिलेंट. If she is not COVID positive, so general precautions that she has to take are social distancing and masking. अगर मास्क नहीं पहन सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मास्क नहीं लगा सकते हैं, then
everybody else in the house have to wear the mask, and preferably she has to self-isolate with good distance from other family members so that she does not contract COVID. And vaccine का अभी recommendation गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आया, इसलिए वैक्सीन we cannot recommend, but in few months maybe vaccine in pregnancy will be available for these high risk groups first. जैसे किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और प्रेगनेंसी है, तो उनको वैक्सीन लगाने के लिए वो डायरेक्टिव आएगा, तो कुछ समय बाद आएगा, लेकिन अभी तो नहीं दे सकते. If I have taken first dose of Covishield vaccine, so second dose is mandatory. Of course, it is mandatory. And the other question with this only, how much time gap should be there after second dose of vaccine for planning a baby? As such, the gap is not necessary. Medically speaking, gap is not necessary. Once the vaccination is done, the immunity will be gained at least 2 to 3 weeks after the vaccination. तो उतना गैप रख सकते हैं, एटलीस्ट वन मंथ का गैप रखना चाहिए, ताकि they get the antibody response and they are adequately immune. Okay, and another question: if the patient is 9th month pregnant and she becomes COVID positive, what should be done? What should be done depends on the severity of the symptoms. 9 months pregnancy में gestational age मतलब कि उनका जो आखिरी तारीख दिया रहता है वो हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर कोविड पॉजिटिव हुआ है तो माइल्ड सिम्टम है, एसिम्प्टोमेटिक है, मॉडरेट या सीवियर है. मॉडरेट या सीवियर है तो हॉस्पिटलाइज होना ही होना है. अगर माइल्ड हो या एसिम्प्टोमेटिक हो और अभी तारीख दूर है तो घर पे आइसोलेट कर सकते हैं, एंड जो उनके डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो प्रिकॉशंस के साथ वो ले सकते हैं. क्लोज मॉनिटरिंग करना जरूरी है बहुत. And जैसे ही रिकवर होते हैं, we have delivered many patients after they recovered from COVID. Nothing happens, don't worry. क्या And इसमें moderate ऐसे severe disease में तो हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर डिसीजन लेता है वैसे. क्या इसमें ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे 9th मंथ प्रेग्नेंट है वुमेन और उसको कोविड हो गया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्री डेट डिलीवरी हो, ऐसे कोई चांसेस बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज होती है इसमें? जैसे हमने पहले कहा था कि डिजीज की वजह से हाँ ये जरूर हो सकता है कि जैसे प्रेगनेंसी में आखिरी जब 9वां महीना चल रहा हो और किसी भी कारण से किसी को बुखार आता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उनका चांस रहता है कि उनको टाइम से पहले डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाए. वो एक चांस रहता है, लेकिन उसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि 9 महीना हो गया है तो अगर मान लो पूरा नहीं हुआ है टाइम, फिर भी बालक कोई दिक्कत नहीं आता है अगर डिलीवरी हो जाए. लेकिन जरूर हो सकता है ऐसा, लेबर में जरूर आ सकता है. What can be done as the precautionary measures in pregnancy in context of COVID? जनरल प्रिकॉशंस जो है वही सब रखना है. मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है वो, और सोशल डिस्टेंसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है. कोई ऐसा पेशेंट है जो कोविड-19 पॉजिटिव है, घर में है, तो उसको भी क्वारंटाइन रखना है और खुद को भी जितना भी दूर रख सके उतना दूर रहना है और सेल्फ आइसोलेट करना है. दैट इज द थिंग. मतलब जो जनरल प्रिकॉशंस रखने हैं वो सब कुछ रखना है प्रेगनेंसी. The medications which are given in COVID-19 positive patients, and if the patient is pregnant, are they safe for pregnant patients? Like here
काफ़ी हाई डोजेस मेडिकेशन दिए जाते हैं, जैसे 500 mg एजिथ्रोमाइसिन, स्टेरॉइड्स, काफ़ी सारे दिए जाते हैं. लाइक जनरली वी यूज द सेफ category medicines also, but in COVID-19 patients we prescribe so many medicines including the vitamins and everything. So are they all these medicines are safe to take in a pregnant woman? Definitely, most of the medicines that are given in COVID are safe, but Fabiflu जो है पेरिफेरल वो सेफ नहीं है, आइवरमेक्टिन सेफ नहीं है. तो Fabiflu का जो these drugs are as such they don't have role in preventing severe disease or mortality. तो pregnancy में they should be avoided. Remdesivir is safe, steroid is safe, and azithromycin is definitely safe. So vitamins supplements are always safe, so there is nothing to worry about those. Okay, and Paracetamol can be taken maximum 4 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. And here I have seen so many patients, those like the doctor is prescribed, not only the doctors, the PHC and everyone, they are prescribing everyone the same polythene. If they are tested COVID positive, then they are giving the same medications. Like एक polythene पकड़ा देते हैं जो सबके लिए सेम है, बट उसमें फेबिफ्लू नहीं है तो वो जिंकोविट वगैरह दे देते हैं. तो क्या ये भी सेफ है? Zincovid is safe. Zincovid is safe, but the Fabiflu is not. Zincovid में multivitamin होता है and zinc होता है. क्या? Multivitamins and zinc होता है तो वो safe है. If a child is 1 month and mother is COVID positive, she can breastfeed. That already I think you explained. Like yes, they can. Definitely. I have PCOD problem. The patient is having PCOD problem and she tested COVID positive. Any expert suggestions you can give them? PCOD problem में the patient is more likely to be overweight, more likely to have diabetes. तो वो दूसरा डॉक्टर से जरूर चेक करवाना चाहिए कि शुगर का क्या स्टेटस है. क्योंकि स्टीरॉइड देना अगर बढ़ता है, स्टीरॉइड देना पड़ता है तो उससे शुगर और बढ़ता है. तो शुगर कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट एंड वेट की वजह से थोड़ा रिस्की हो जाता है तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए. वही एक एडवाइस है पीसीओ में अगर होता है. If someone is taken first dose of vaccine, then they came to know that she is pregnant, can she take second dose of vaccine? As of now, government of India has not approved, so we are not recommending it. But एक डोज ले लिया है एंड प्रेगनेंसी पता चला है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना है और कोई डर नहीं रखना है कि वो वैक्सीन की वजह से कुछ आड़असर हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. दूसरा डोज हालांकि अभी नहीं ले सकते हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद ले सकते हैं. Any other expert advice you guys want to give to the public regarding the COVID-19 as per you are seeing the scenario? आप सब लोग ये सिनेरियो देख रहे हैं, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स लेके जनरल पब्लिक आ रही होगी. क्या वो नज़र रखते हुए कोई और मेन बात जो आप बताना चाहे जो लोग नहीं पूछा, उनको नहीं पता, क्या ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहें? तो एक क्वेश्चन जो एक रह गया है वो ये है कि हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू रहता है. तो इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मान लो आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है या ओवुलेशन इंडक्शन चल रहा होता है, तो उस समय उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो एक क्वेश्चन हो जाता है.
So Anjali will answer what is the consensus. एक्चुअली अगर इनफर्टिलिटी है और आप ये सब ट्रीटमेंट दे रहे हो, ओव्यूलेशन इंडक्शन और आईवीएफ, यू कैन डेफिनेटली टेक वैक्सीनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें इट इज कंप्लीटली सेफ टू टेक वैक्सीनेशन व्हाइल यू आर अंडरगोइंग फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आईवीएफ है या आईयूआई है या ओव्यूलेशन इंडक्शन है, यू कैन डेफिनेटली टेक। इसमें दो मिथ्स जो कॉमनली पेशेंट्स को होती है वो मैं क्लियर करूंगा। एक तो वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती नहीं है, वैक्सीन का इनफर्टिलिटी पे कोई असर नहीं है। थोड़ा ये भी फैलाया गया था कि वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है, तो वो बिल्कुल असत्य बात है, उसमें कोई ट्रुथ नहीं है। दूसरा एक मिथ है कि क्या मेंसेस के दौरान वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसा जो मैसेजेस में फैला है कि मेंसेस में इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। मेंसेस में बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं एंड लेना चाहिए। एंड तीसरा है कि whoever is planning for a pregnancy, the advice is first get vaccinated. If the urgency is not there, you first get the full course of vaccination, and then definitely you can plan for the pregnancy. जो लोग infertility treatments undergo कर रहे हैं, उनको वैसे ही टाइम लगने वाला है प्रेगनेंसी अचीव होने के लिए, तो for that reason they should not delay their vaccination. They should get their vaccination meanwhile they are undergoing that. No issue. Okay. Is there any additional tests are required for COVID positive patients, those who are pregnant? As routine जो भी disease classification के हिसाब से टेस्ट जरूरी लगते हैं वो सब करा सकते हैं, एडिशनली कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। As a dentist, I want to ask one more thing. The patients who are pregnant, they are so feared to come to the dentist. जो pregnant patients हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं डेंटिस्ट के पास आने से। क्या आप बता सकते हैं, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि एज सच कोई प्रॉब्लम होती है क्या डेंटिस्ट के पास जाने से या उनके मेडिकेशन से? बल्कि जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, क्योंकि डेंटल इन्फेक्शंस आर नॉन कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर। मतलब अधूरे महीने में डिलीवरी होने का एक बड़ा कारण ये होता है कि दांत में इन्फेक्शन हो जाता है उसको, तो डेफिनेटली डेंटिस्ट का चेकअप कराना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। डरते क्यों है, वो तो डरने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। And any drugs, those आप सबको भी पता होगा कि डॉक्टर्स कुछ हाई डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई ऐसी मेडिकेशंस जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए लेने से? Whenever जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोई भी मेडिकेशन, तो उसको ऑलवेज गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि ये मेडिकेशन सेफ है या नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आयोमेक्टिन हो गया, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये हम नहीं दे सकते हैं। बट केस टू केस बेसिस में अगर ऐसा लगता है कि लाइफ सेविंग के लिए हमें अगर देना पड़ता है तो देना भी पड़ता है, ऐसा तो वो डिसीजन उस समय लिया जा सकता है। हाई डोज का एज सच अगर माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स का गाइडलाइन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलना चाहिए। उसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा मेडिकेशंस लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को जनरल प्रिकॉशन रखने हैं और अपने डाइट का और स्लीप का ध्यान रखना है। बाकी सबको स्टीरॉइड लेने की भी जरूरत नहीं है, सबको एंटीवायरल रेमडेसिविर लेने की भी जरूरत नहीं है। जो इंडिकेशन होता है वो फिजिशियन तय करता है एंड गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ।
if a mother tested positive, COVID positive, sorry, I said the wrong question. If a father is tested COVID positive and mother is also diagnosed pregnant, then what should be done? Like, is there any complications or is there any chances to get infection in the baby? While the patient, the mother was pregnant, but at that time they didn't know her father, like her husband, is also COVID positive. So is there any chances that the infection get No, in no, the baby? no, 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 there are no such reports कि हस्बैंड सीमन में कोविड ट्रांसमिट होने का चांस रहता है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखा गया है, तो ऐसा नहीं। Okay. One more question was there. Are betel nuts are safe for pregnant women? As a dentist, I don't think it's safe for any person. So, is it safe for pregnant persons? Because लोग ये मानते हैं कि सुपारी वगैरह चबाएंगे तो उससे खून की मात्रा अच्छी होगी या खून साफ होगा। ये सब लोगों की काफी मान्यता है, क्योंकि काफी पेशेंट्स आते हैं डेंटिस्ट के पास जो सुपारी वगैरह चबाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा खून साफ होगा इससे। इस तरीके के थॉट्स लेके आते हैं। क्या आप कोई राय देना चाहेंगे इस बारे में कि पान सुपारी वगैरह खाना सेफ होता है? इफ अ पेशेंट इज प्रेग्नेंट देन शी कैन टेक ऑल दीज थिंग्स, और इज इट गुड फॉर हर हेल्थ, और शी कैन अवॉइड दीज थिंग्स? खून बढ़ाने के लिए आयरन टेबलेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड रूटीनली, तो खून बढ़ाने के लिए डाइट में सुपारी खाने से तो नहीं बढ़ता है, वो तो श्योर है। हालांकि गुड़ खाने से बढ़ता है, हरी सब्जी पत्ती खाने से बढ़ता है, बीटरूट खाने से बढ़ता है, या अगर कोई जो नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज खाने से, ड्राई फ्रूट्स खाने से बढ़ता है। उसके लिए सुपारी खाना जरूरी नहीं है, एंड सुपारी पान ये सबके लिए अनसेफ है, तो सबको नहीं खाना चाहिए, प्रेग्नेंट हो या ना हो। Does COVID-19 present an increased risk of severe morbidity and mortality for pregnant women compared with non-pregnant women? Yes, it does increase because of the increased physiological demand due to the baby. तो प्रेगनेंसी में कोविड ज्यादा सीवियर होने का चांस रहता है, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। आजकल सारे लोग काफी काढ़ा वगैरह पी रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन के चलते। कोई ऐसी मेडिकेशंस या कोई ऐसा फूड जो कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को आप रेकमेंड करेंगे? as such कोई ऐसा इन जनरल, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो उसका जो आंसर है वही इसका आंसर है कि बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड, जो रूटीनली हम न्यूट्रिशियस फूड जिसको मानते हैं, जैसे हरी सब्जी पत्ती है, ड्राई फ्रूट्स है, एंड सभी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन सब बैलेंस मात्रा में लेना चाहिए, जो उसका रेशियो होता है उस हिसाब से। एंड रही बात काढ़ा की, तो काढ़ा पी सकते हैं, इट इज गुड। जैसे हल्दी इज गुड फॉर थ्रोट हेल्थ, जैसे आदू है, जो तुलसी है, these things are definitely good, but वो एक्सेस में भी नहीं लेना है, नहीं तो पाइल्स हो जाता है लोगों को, ये भी हमने देखा है। वो एक्सेस में लेने लगते हैं, then they also have side effects. Should monoclonal antibodies be used as a treatment option in pregnant patients? वो एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन का डिसीजन रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मदर. Monoclonal antibodies as such have not been
अभी अभी रिसेंटली अवेलेबल हुआ है, बट प्रेगनेंसी में देना पड़ता है लाइफ सेविंग के लिए तो दे भी सकते। मतलब there is no reason to exclude pregnant woman from any beneficial drug if that is going to save her life. The next question, I think this question must be asked from some expert or some educated person. You should explain to the layman how should thromboprophylaxis be managed for pregnant and postpartum patients with suspected or confirmed COVID-19 infection? Yeah, so definitely in a patient with moderate to severe disease, the anticoagulation is done with low molecular weight heparin with a prophylactic dose of 1 milligram per kg per day, and that should be continued till the delivery and till after the delivery 1.5 months continue करना चाहिए. Okay. And which are the organs which are most affected by COVID-19? And is there risk for any pregnant patients if these organs are affected? In the mother, the lung is the organ which is affected by the COVID. बेबी को कोई देखा नहीं गया है. And how are babies affected by COVID-19? Like some days born babies are also affected from COVID-19. So how they are got affected? The pregnant woman is not positive. The father is also not positive. But the baby tested positive. So how babies are more prone to infection? Is it true? Like, is it true that babies are more prone to infections, or any other reasons are there? There have been speculations कि जो अभी थर्ड वेव का होने वाला है उसका स्प्रेड will be affecting kids more. But as such, till now, it has been seen that whatever infections the babies get, they recover very fast and mostly they are asymptomatic. या mild disease होता है. तो उससे क्या रिस्क रहता है, वो asymptomatic होते हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स में वो स्प्रेड करते हैं. जो ससेप्टिबल रहते हैं एल्डरली पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, और बच्चे को हो रखा है उसको कोई सिम्टम नहीं है, देन वो एल्डरली पॉपुलेशन जो उसके दादा है या दादी है या फिर उसके प्रेग्नेंट मदर है, उनको होने का चांस ज्यादा रहता है. तो उनका ज्यादा टेंशन, बच्चे को तो मोस्टली ठीक हो जाता है. What is the effect of COVID-19 on fetal and neonatal outcomes? No effect, nothing adverse has been seen on the effect on the outcomes of neonates. Rather, एक जरूर है कि because of COVID, if there is a need for preterm delivery, then बच्चे को नर्सरी में रखने की जरूरत पड़ सकती है. कि वो अधूरे महीने का होता है तो वो तो किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है. वैसे कोविड परसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं. Another the question related to my previous questions only, like does COVID affect organs long term? Organs long term? Yes, the effect on organs are moderate to severe. Sorry? Severe disease अगर हुआ है then it has been seen की lung fibrosis. अगर सीवियर डिजीज हुआ है तो लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत एक्सटेंसिव हुआ है, देन इट हैज बीन सीन कि लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, तो पेशेंट को काफी सालों तक या महीनों तक जो है सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है. रिकरेंट इन्फेक्शन होने का चांस रहता है अगर ये फाइब्रोटिक लंग में.
साइकेट्रिक इश्यूज बहुत होते हैं, लॉन्ग टर्म एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसा भी हो जाता है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी होता है। कोविड आने की वजह से थोड़े साइकेट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो इसका भी अवेयरनेस होना जरूरी है। ये अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। एंड या म्यूकोरमाइकोसिस का तो आई थिंक Yes, the mucormycosis is the another pandemic which is going on. yeah, unfortunately that disease is very difficult to cure, and Yes. nobody knows the exact reason why it does increase, and it is more dangerous than Nobody knows the exact reason, but the main reasons are like you should like हमें बार बार अपने मास्क को चेंज करते रहना चाहिए या तो धूप में सुखाना चाहिए। जैसे कि लोग ये सोचते हैं, आजकल लोग ये सोचते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस साबुन पानी से धो के धूप में सुखा तो भी चलेगा। एंड डेफिनेटली दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू मेड। मतलब जनरल लोगों को आजकल ये लग रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो सीवियर प्रॉब्लम्स में थे, जिनको कोविड था, सीवियरिटी थी, ऑक्सीजन चढ़ रहे थे। आपका क्या मानना है इस रीजन के, मतलब क्या म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को हो रहा है या फिर इन लोगों को भी हो रहा है जो अपना मास्क का अच्छे से सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से क्लीनलीनेस नहीं रख रहे हैं? Video got paused. Hello, sir. Hello? Yeah. You got paused. Can you hear us? I can. Yes, you are audible. Okay. Does my previous question was audible to you? No. Please repeat it. Okay. So I asked like generally लोगों को ये लगता है और ये लग रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कि जिन लोगों को कोविड सिम्टम्स काफ़ी सीवियर थे और जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, ऑक्सीजन लगे थे, ये सब। क्या आपका ये मानना है या फिर आपको कुछ और अलग लगता है कि जिन लोगों को भी हो सकता है जो अपना क्लीनलीनेस नहीं रख रहे हैं प्रॉपर, एक ही मास्क वही रूटीन यूज कर रहे हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते तक वही चला रहे हैं, ना उसे क्लीन नहीं कर रहे हैं, वही पहनने जा रहे हैं? म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा फंगस है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो डेफिनेटली क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट। अगर क्लीनलीनेस हम नहीं रख रहे हैं देन वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपोजर टू दिस फंगस। तो अगर हमारा जब भी कोई इम्यूनिटी डाउन होगा तो हमें फंगस होने का चांस रहता है। तो मास्क का पॉइंट तो ठीक नहीं है कि उसको तो क्लीन रखना ही चाहिए और टाइम टू टाइम बदलना भी चाहिए। और म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा डिजीज, एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है जो माउथ के थ्रू ब्रेन, आईज हर जगह पहुंच रहा है। इट इज अ फंगल इन्फेक्शन, सो इट इज स्प्रेडिंग सो फास्ट एंड फास्टर देन, आई थिंक फास्टर देन COVID-19. Yes. In no time it spreads very rapidly. That is the biggest worry about mycosis, क्योंकि वो vessels में के through spread होता है, blood vessels. Yes. Another question: should glucocorticoids be avoided in pregnant women with COVID-19? No, glucocorticoids are safe in pregnancy. They should be given. The preferable formulation of glucocorticoids should be dexamethasone. Okay, so dexamethasone is commonly prescribed for COVID patients and it is safe for pregnant patients also. Yeah, I think prednisolone should be avoided. Dexamethasone should be used. How should labor pain be managed in women with COVID-19?
अगर पेशेंट कोविड-19 है, जो विमेन है वो कोविड-19 पॉजिटिव है और उसको लेबर पेन हो रहा है 9th मंथ, it's like, is there any management for this? It won't be any different as such. अगर mild और asymptomatic disease है तो normal delivery बिल्कुल easily can be done. And अगर severe disease है जिनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो लेबर पेन की वजह से अगर उनकी हालत और बिगड़ रही है तो डेफिनेटली सिजेरियन विल बी रेकमेंडेड इन सच केसेस. फिर वो And I think yes. And another question, like, in these pandemic situations, some pregnant patients are very afraid of doing cesarean deliveries. Like the gynec already prescribed them that it can't be normal, but the patient is not ready to get cesarean. So, according to you, is there any risk? क्या पेशेंट को कोई रिस्क हो सकता है अगर सिजेरियन डिलीवरी में चला जाए, तो क्या उनको कोई रिस्क हो सकता है? क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, इस सिचुएशन में काफी लोग डर रहे हैं, किसी भी सर्जरी से डर रहे हैं. तो ये तो सिजेरियन डिलीवरी सर्जरी होगी, तो इससे तो काफी डर रहे हैं लोग. I think most healthcare setups are taking due precautions कि जो उनका सैनिटाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, वो ध्यान रखे तो सिजेरियन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. कोविड सिजेरियन होने की वजह से पेशेंट को कोविड हो जाएगा ऐसा तो उसमें कुछ नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, तो यही बताना चाहेंगे कि जो लोग डर रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन के चलते कि सिजेरियन करवाए या नहीं करवाए, इस डर में है तो ना रखें, क्योंकि डॉक्टर्स जैसे कि आप लोग हैं काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ डिलीवरी कर रहे हैं, ऐसे कोई क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो ना डरें. मुक्ति है डेफिनेटली. नॉर्मल डिलीवरी जब तक होता है तो सिजेरियन नहीं कराना चाहिए क्योंकि नहीं हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा. लेकिन अगर सिजेरियन नेसेसरी है तो कोई बात नहीं. ओके. कोई और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, जितने भी सारी जगह से क्वेश्चंस आए थे हम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह से क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे, तो जो हम सब कवर कर चुके हैं और आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका है. तो आई होप लोगों को इस चीज़ में कोई डाउट ना रहे और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मुझे भी और मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों को भी जो इस सेशन को देख रहे हैं. क्या ऐसी कोई और पॉइंट? ऑल इन ऑल मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि काफी पेशेंट को या काफी लोगों को ऐसा सवाल होता है कि अगर वैक्सीन मिल रहा है तो मैं कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? कोविशील्ड लेना चाहिए, कोवैक्सीन लेना चाहिए, स्पुतनिक लेना चाहिए? तो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ऑल वैक्सीन हैव द एफिकेसी ऑफ इक्वल रेंज. 70 से 90% तक एफिकेसी है सारी वैक्सीन का. सारी वैक्सीन की सेफ्टी अच्छी है. तो बिल्कुल जो वैक्सीन मिल रहा है वो वैक्सीन लेना चाहिए. वैक्सीन जल्दी लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सारा वैक्सीन सेम बराबर. हाँ, देयर आर सम रिपोर्ट्स कि कोविशील्ड में थ्रोम्बस बनने का चांस बढ़ा हुआ है. तो वो चांस जो है इट इज अ वेरी रेयर इवेंट. जैसे कि भारत में 1 करोड़ लोगों को अगर कोविशील्ड दिया है तो उसमें से 1 को हुआ है. तो इतना रेयर इवेंट है कि आमतौर पे ही थ्रोम्बस बनने का चांस ज्यादा रहता है. थ्रोम्बस बनने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन में 30,000 में से या 40,000 में से 1 रहता है. तो ये वैक्सीन में तो 1 करोड़ में 1 है, तो वो रिस्क नॉर्मल से भी कम है.
So we don't have to be afraid of that, and we should take whatever vaccine is available. Okay. Thank you so much for your time, doctors. काफी काफी सारी जानकारी आपसे मिली। तो and TFR Force team for organizing this event to create awareness. I think vaccine hesitancy फैलाने वाले जो भी अफवाहें हैं उनको सेटल करने का यही एक तरीका है कि के माध्यम से ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन है उसका प्रचार करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।